आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 96। कह रहा है द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज। तो ये रिएक्शन हमको दी गई है, इनमें बताना है कि SN0 SN1 SN2 में से कौन सी रिएक्शन है। तो सबसे पहले देखिए, हमको ये समझना है कि OH माइनस का अटैक हो रहा है, निगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट होंगे वहाँ अटैक होगा। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक क्लियर हुआ क्योंकि OH माइनस का अटैक। अब यहाँ पर देखिए Br हट के OH आ जा रहा है, हट रहा है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब हमको पता लगाना है कि SN1 है कि SN2 है। तो देखिए जो SN1 मैकेनिज्म होती है उसमें 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, यानी टर्शियरी कार्बन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इस तरह से हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। SN2 में क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो होता ही नहीं है। इसी तरह इसमें 1 डिग्री में नहीं कन्फर्म हो पाता है। तो इस प्रकार से हमको ये समझना है कि चूँकि Br जिधर है दाहिने हाथ की तरफ, तो OH बाएं हाथ की तरफ लगा है, यानी पीछे से अटैक किया है, यानी यह इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन है, पीछे से लगा हुआ है। और देखिए ये जो कार्बन है हमारा एक कायरल कार्बन है, तो ऑप्टिकल इन्वर्जन इसमें हुआ है, और ऑप्टिकल इन्वर्जन हुआ है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिक्यूलर रिएक्शन है, बाई मालिक्यूलर है। तो SN2 वाला विकल्प हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमें समझना है कि Br इधर है, OH इसके पीछे से लग रहा है। तो इस प्रकार से हमारा पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बता रहा है कि SN2 रिएक्शन आर बाई मालिक्यूलर रिएक्शन वेयर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो SN2 रिएक्शन, ये 2 का मतलब ही जो 2 लिखा है इसका मतलब बाई मालिक्यूलर है, और इस रिएक्शन की रेट सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करती है। When OH minus attack the substrate from the opposite side of the living group, तो अपोजिट साइड से देखिए अटैक हो रहा है। OH इधर है, Br इधर है, तो OH इसके पीछे से अटैक कर रहा है। इधर Br है तो OH इधर से अटैक कर रहा है। तो वही कह रहा है कि अपोजिट साइड से अटैक हो रहा है। दैट इज Br माइनस ए ट्रांजिशन स्टेट रिजल्ट। तो Br माइनस एक ट्रांजिशन स्टेट रिजल्ट देता है, यानी इंटरमीडिएट जो होगा उसकी बात हो रही है। कह रहा है टू विच बोथ OH एंड Br आर पार्शली बॉन्डेड टू कार्बन आइटम। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उसमें क्या होगा कि OH और Br ये पार्शली बॉन्डेड होंगी कार्बन आइटम से, आंशिक रूप से बंधी हुई होंगी। फिर आगे चल के Br माइनस हट जाएगा और OH माइनस जुड़ जाएगा। तो ये SN2 रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए NCERT में जो है SN1 और SN2 रिएक्शन का कोई जिक्र नहीं है। अगर आगे आएगा तो हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए रिएक्शन में तो SN1 और SN2 की चर्चा इस चैप्टर में नहीं है, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं है, तो आगे नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन आगे के चैप्टरों में होगा तो फिर हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन हम सारे करते चलेंगे, फिर छटनी करेंगे कि कौन से नए NCERT में नहीं है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाई। टॉटोमेरिज्म कौन शो करेगा, ये हमको बताना है।
यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में आइसोमेरिज्म दिया है, यहाँ पर कहीं टाटोमेरिज्म की चर्चा नहीं हुई है, इसलिए आपके कोर्स में नहीं है। अगर आगे कहीं आएगा तो उसको हम देखेंगे। फिलहाल अभी जो है टाटोमेरिज्म के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन आया है तो इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को समझना है कि जो टाटोमेरिज्म होती है एक तरह से फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, और इसमें आइसोमर आर रेडियली इंटरचेंज एंड मेंटेन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो इसमें क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, यानी फंक्शनल ग्रुप में चेंज होता है, और ये इस तरह से मेंटेन होता है कि दो रूपों में वो मॉलिक्यूल रहता है। जैसे देखिए यहाँ OH है, यहाँ पर कीटोन है, ये एल्कोहल है, ये पूरा कीटोन है। तो इसी में इंटरचेंज हो सकता है। तो जिसमें भी इंटरचेंज हो सकता है वो सब कंपाउंड हमारे टाटोमेरिज्म, इसी को कीटो इनोल फार्म में चेंज हो सकते हैं। ये कीटो फार्म है, ये इनोल फार्म है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कीटो फार्म है, कीटो फार्म है, ये इनोल फार्म है, ये चेंज हुआ है। यहाँ पर ये CH नहीं PH होगा। तो इस प्रकार से यहाँ चेंज होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस में ऐसा होगा। तो यहाँ पर देखिए H नहीं जुड़ा है, तो ये पहला तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर भी देखिए ये CNO है, इस कार्बन से H नहीं जुड़ा है, तो इसमें भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए H तो जुड़ा है लेकिन O नहीं जुड़ा है, तो कीटो इनोल दो में चेंज नहीं हो सकता है, न कीटो हो सकता है न इनोल, क्योंकि वो है ही नहीं। तो D भी नहीं है, C भी नहीं है, A भी नहीं है, B वाले में देखिए CH2 है। तो CH2 है तो यहाँ पर कीटो इनोल इसकी स्थिति बन सकती है। हालांकि यहाँ पर कीटो इनोल वाली स्थिति नहीं होगी, यहाँ पर NO2 है, तो ये जो है इस तरह बदलेगा, जैसे RCH2 है, CH और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड O, ऐसे हो जाएगा, एक बॉन्ड ऐसे बनेगा। उपसह संयोजकीय इसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह की स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन है तो ये डबल बॉन्ड O के साथ है, तो फिर H आ सकता है, इसलिए B विकल्प ही करेक्ट होगा। और चूंकि आपके कोर्स में नहीं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कह रहा है इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच बोथ द आइसोमर आर रिप्रेजेंटेड बाई वन एंड द सेम सबस्टेट एंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, जो हमने आपको बताया। इट इज एग्जिबिटेड बाई नाइट्रोएल्केन RCH2NO2 एंड आइसोनाइट्रोएल्केन। तो नाइट्रोएल्केन और आइसोनाइट्रोएल्केन दो फार्म में ये B वाला हो सकता है, जैसे कीटो और इनोल। अब अगला देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट सुइटेबल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। ओन आया है, इसका मतलब ये कीटोन है। फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेन बेंजोइक एसिड, आइसो एमाइल एल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेनोन। तो कह रहा है कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा सुइटेबल है प्यूरिफिकेशन के लिए साइक्लोहेक्सेनोन के, और कहाँ से हमको निकालना है, उस मिक्सचर से जिसमें बेंजोइक एसिड है, आइसो एमाइल एल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेनोन है। तो कौन सी विधि हम लोग अपनाएंगे। तो देखिए इसमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आंसर करेक्ट है, आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी आ गया है क्वेश्चन, तो थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे हम लोग ECG करते हैं, तो ECG में दिल की धड़कन के हिसाब से एक ग्राफ बन जाता है इस तरह से। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं हमारे, इनके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, आवृत्ति के हिसाब से पीक बनता है। उन पीक का रीडिंग पहले हम लोग, जैसे हमको पता है कि सही दिल की धड़कन का पहले ECG हम करके रखे हैं, किताबों में बना हुआ है। अब उसके अनुरूप नहीं आता तो हम समझ जाते हैं कि दिल में कोई गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है, तो अलग अलग पीक बने हुए हैं, उस हिसाब से हम समझते हैं। तो इसी प्रकार से साइक्लोहेक्सेनोन से जो पीक मैच करेगा
उसी को हम समझ लेंगे कि ये साइक्लोहेक्सेनोन है और उसको अलग कर लेते हैं हमने से। तो ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है, आपके कोर्स में नहीं है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है इन द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ईच फंक्शनल ग्रुप अपीयर्स एट सर्टेन पीक इन प्रति सेंटीमीटर। तो पीक यानी चोटी ऐसे बनती है जैसे ECG में है और सेंटीमीटर में उसको नापते हैं। तो साइक्लोहेक्सेनोन कैन बी आइडेंटिफाई बाय कार्बोनिल पीक। तो कार्बोनिल पीक से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे साइक्लोहेक्सेनोन को। अब क्वेश्चन नंबर 99 आ जाता है। देखिए सब बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, तो जो NCERT है उस नई वाली जो नया मॉडिफिकेशन हुआ है उसके हिसाब से क्वेश्चन फिट नहीं बैठ रहा है। कह रहा है द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C4H10O विल बी। कितने प्रकार के नंबर ऑफ आइसोमर होंगे, कितने नंबर ऑफ आइसोमर होंगे, यानी कितने आइसोमर बनेंगे। तो देखिए जितने आइसोमर बनने वाले क्वेश्चन हैं इनको आप बना करके देखेंगे तभी ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो यहाँ पर देखिए C4H10O का बनाना है हमको। तो C4H10O की बात है तो पहले देखिए तो सिंपल इस तरह बना दिया, CH3 CH2O CH2 CH3 ये बन गया। अभी ईथर ग्रुप को इधर लगाएगा तो CH3O CH2 CH2 CH3 एक ये बन गया। तो दो इस तरह बन गए। अब CH3OCH, अब ये CH3 जो दो हैं इनको इस तरह लगा दिया आइसोफार्म में CH3 CH3। अब इसके बाद ये ईथर वाले बन गए। अब एल्कोहल वाले हम बनाएंगे, तो एल्कोहल वाले बनाएंगे तो CH3 CH2 CH2 CH2OH इस तरह बन गया। फिर CH3 CH2, अब ये पहले नंबर के कार्बन पे OH लगाया, अब दूसरे पे लगाया तो यहाँ पर OH ऐसे लग गया। अब देखें यहाँ पर क्या किया, अब आइसोफार्म बना दिया, फिर पहले नंबर पे OH लगाया, फिर जो है ये 3 डिग्री कार्बन बना दिया, फिर OH लगाया। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार से हम इनको बना सकते हैं। 4 एल्कोहल वाले और 3 ईथर वाले, इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो 7 आइसोमर हमारे संभव है। तो पहले विकल्प को हम लोग सही मानेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 100 आ जाता है। कह रहा है कि द IUPAC नेम ऑफ इतना इज, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए इसको पहले हम इस तरह बनाएंगे, ये CH3 है इस तरह से, CH CH2 CH2 Br इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए इधर ब्रोमीन लगा हुआ है इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3। अब किस, चाहे इसमें 4 लिख दें चाहे इसमें, एक ही बात। तो देखिए पहले नंबर पर ब्रोमीन है तो फर्स्ट ब्रोमो, तीसरे नंबर पर ये मेथिल ग्रुप है तो 3 मेथाइल और 4 कार्बन की श्रृंखला है और कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटेन लिख देंगे। तो पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिख के बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 101 आ जाता है। कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग मटेरियल। अब ये भी देखिए आपके NCERT में जो नई वाली है नहीं दिया है। एंटी नॉकिंग, नॉकिंग का मतलब होता है आवाज़। जैसे हमारा जब इंजन चलता है गाड़ी का, मोटरसाइकिल का या कार का, तो उसमें आवाज़ होती है बड़बड़ बड़बड़ की। तो एक पदार्थ होता है जिसको मिला दिया जाए तो आवाज़ कम होती है, उसी को एंटी नॉकिंग मटेरियल बोलेंगे। आपके कोर्स में नहीं है, वो है ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल जो है ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। फ्रियॉन तीसरा ऑप्शन है। तेल चौथा ऑप्शन है। एथिल एल्कोहल। तो तेल हमारा करेक्ट है। इसको ऐसे याद रखिए कि गाड़ी में तेल डाला जाता है तो तेल ही एंटी लॉकिंग एजेंट होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है टेट्रा एथिल लेड। आपके कोर्स में नहीं इसलिए समझने की जरूरत नहीं। टेट्रा एथिल लेड C2H5 का होल 4th Pb इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन गैसोलीन। गैसोलीन का मतलब जो तेल डाला जाता है। यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल, चलने वाले जो ऑटोमोबाइल या वाहन है। अभी आपकी आगे हो सकता है तो वहाँ पर हम देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 102 आ जाता है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो कह रहा है एक से ज़्यादा प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन किस में है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, डबल बॉन्ड है, इसमें sp2 होगा, डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो sp2 होगा, sp2 होगा, एक ही प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन। इसमें sp होगा, इसमें भी sp होगा, एक ही प्रकार का है। इसमें देखिए सब में sp3 होगा, क्योंकि केवल सिंगल बॉन्ड है। sp3 सब हमने करके बताया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें तो sp2 होगा, इसमें भी sp2 होगा, लेकिन इसमें sp3 होगा, इसमें sp3 होगा। तो एक से अधिक प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन केवल डी ऑप्शन में है, इसलिए डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए करके दिखाया, sp3 sp2 sp2 sp3। क्वेश्चन नंबर 103 आ जाता है, कह रहा है द आईयूपीएसी नेम फॉर। तो आईयूपीएसी नाम इसका हमको बताना है। यहाँ पर COOH ग्रुप जुड़ा है यानी एसिड, और यहाँ पर NH2 ग्रुप जुड़ा है यानी एमीन। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना है कि हमें नंबरिंग किधर से करना है। अगर हम नंबरिंग समझ गए तो बात हमारी बन जाएगी। तो देखिए, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको कम से कम नंबर मिले। तो अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, कम नंबर मिलेगा, ये भी फंक्शनल ग्रुप है तो कम नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है हमारे। तो फर्स्ट पर हमारा COOH ग्रुप जुड़ा है, तीसरे पर अमीनो। तो यहाँ पर देखिए, ए वर्ड पहले आएगा अल्फ़ाबेट का लिखने में, और तीसरे पर अमीनो है तो 3 अमीनो। पाँचवें नंबर पर ईन है तो 5 हेप्टिनोइक एसिड, ओइक एसिड पहले पर है, और ईन है तो हेप्टीन, ये लिख दिया ईन पाँचवें नंबर पर। तो इस तरह से हम लोग इनका नामकरण करते हैं, बहुत बार बताया जा चुका है। देखिए इधर से नंबरिंग किया है और इसको लिखा है। कह रहा है COOH ग्रुप इज हाईएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप, इट इज नंबर 1। तो हाईएस्ट प्रियोरिटी, दूसरी बात ये है कि इधर से दोनों फंक्शनल ग्रुप भी नज़दीक पड़ रहा है। अब देखिए आ जाता है 104 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 104 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले कह रहा है कि डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन ए सिंगल बॉन्ड। पहला ऑप्शन ये बता रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो डबल बॉन्ड छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से। इसको हम लोग इस तरह याद करेंगे कि ये एक रस्सी है, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो छोटी हो जाएगी, 3 भाग में तोड़ेंगे तो और छोटी हो जाएगी। तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ती जाती है तो उसकी लेंथ घटती जाती है। तो डबल बॉन्ड की लेंथ कम होगी सिंगल बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन ए पाई बॉन्ड, ये गलत है। सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से, तो यही हमारा गलत है। इसीलिए पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। डबल बॉन्ड इज स्ट्रांगर देन ए सिंगल बॉन्ड, तो ये सही है। डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा सिंगल बॉन्ड। 2 लकड़ी रख के तोड़ो, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, 1 लकड़ी में कम। कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रांगर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी सही है। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीक होता है, कोवैलेंट बॉन्ड उससे ज़्यादा मजबूत होता है। तो बी वाला विकल्प हमारा गलत है, जो कह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड वीकर है पाई बॉन्ड से। पाई बॉन्ड वीकर है सिग्मा बॉन्ड से, इसलिए गलत हो जाएगा, और गलत वाला ही हमसे पूछ रहा है। अब 105 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन आइटम चेंज फ्रॉम sp3 to sp2 एंड फाइनली टू sp, द एंगल बिटवीन द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो कह रहा है कि अगर हम sp3 से sp2 और फिर sp इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट घटाते चले जाएं तो जो बॉन्ड एंगल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, 28 मिनट।
sp2 में 120 डिग्री और sp में 180 डिग्री, हमको पता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर sp3 से sp2 और sp2 से sp हुआ है, तो देखिए बांड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था, फिर 120 डिग्री, फिर 180 डिग्री, यानी बांड एंगल बढ़ रहा है। तो इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली, डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली। sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट, sp2 में 120 डिग्री, sp में 180 डिग्री। अब क्वेश्चन आ जाता है 106 नंबर, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स हैज द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन भी हमारे इस चैप्टर में नहीं है। हाईएस्ट परसेंटेज नाइट्रोजन का किस में है ये हमको बताना। तो हमें जो है ये विकल्प दिए गए हैं, इनका अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें यूरिया करेक्ट है। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। तो इसमें देखिए जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा होगी, जो 3 विकल्प और दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 46.6% यूरिया में नाइट्रोजन होती है। जब आप यूरिया खरीद के लाते हैं बाज़ार से खेतों में डालने के लिए, आप देखिएगा उसमें लिखा रहता है 46.6% नाइट्रोजन। तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन अदर कंपाउंड आर NH4 का होल ट्वाइस SO4 यानी अमोनियम सल्फेट, इसमें 21.2% है। CaCN2 यानी कैल्शियम साइनाइड में 35% है, और अमोनियम नाइट्रेट में यानी NH4NO3 में 35% है। तो चूँकि ये कोर्स में आपके नहीं है इसलिए अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु फिर भी आ गया है तो इसको देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 107 आ जाता है, कह रहा है 2-methyl-2-butene विल बी रिप्रेजेंटेड एज। तो इसका हमें ये IUPAC नेम दिया है, इसको तोड़ के बनाना है। तो 2-methyl-2-butene, तो सबसे पहले 4 कार्बन है क्योंकि ब्यूट लगा है, तो ये 4 कार्बन बना दिए। अब ब्यूटीन 2-methyl-2-butene यानी दूसरे कार्बन पर ईन है और दूसरे कार्बन पर ही मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये, तो ये हो जाएगा CH3। ये 4 पूरे हो गए, इधर CH तो 4 पूरे हो गए, इधर CH3। इस तरह से हम 9 को बनाना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, चाहे इधर से गिनती करें चाहे इधर से, एक ही बात। तो यहाँ पर ये वाला विकल्प 1, 2 या 3 कार्बन 2-methyl-2-butene कह रहा है, दूसरे पे ही डबल बॉन्ड होगा और दूसरे पे ही मेथिल ग्रुप जुड़ा होगा, ये हमको ध्यान देना। तो अगर हम इधर से गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो दूसरे पे मेथिल है और दूसरे पे डबल बॉन्ड है, तो बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 108 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसका IUPAC नाम लिखना है हमको। तो देखिए CHO है यानी एल्डिहाइड है, तो अल आएगा लास्ट में। अब देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, इधर पहले नंबर पर एल्डिहाइड है और इधर से दूसरे नंबर पर एल्कोहल है। तो अब सबसे मेन बात है कि हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे। तो एल्डिहाइड को ज़्यादा महत्व दिया गया है OH की तुलना में, आप NCERT में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, एल्कोहल बाद में। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, तो इधर से नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, और उस चेन को चुनेंगे जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप या जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो आ जाए। तो इधर से नंबरिंग किया तो देखिए चौथे नंबर पर हाइड्रॉक्सी है, पहले नंबर पर एल्डिहाइड है, तो चौथे नंबर पर हाइड्रॉक्सी है, तो 4 हाइड्रॉक्सी, और दूसरे नंबर पर मेथिल है। ये हम बाद में आता है, H पहले आता है ABCD लिखने में, तो पहले हाइड्रॉक्सी लिखेंगे। तो 4 हाइड्रॉक्सी 2-methyl पेंट, अब दूसरे नंबर पर ईन है और पहले नंबर पर अल है, ये लिख दिया। तो बी विकल्प हमारा
करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी नंबरिंग करके यहाँ नीचे लिख के बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, कह रहा है आइसोमर्स ऑफ ए सब्सटेंस मस्ट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और सूत्र सेम होता है, भले ही उनकी संरचना अलग अलग हो। तो जो आइसोमर होते हैं उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो अलग अलग होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो आइसोमर मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन में 3 डिग्री सबसे स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये क्रम चलता है। तो यहाँ पर सी वाला सबसे स्टेबल होगा क्योंकि 3 डिग्री है, तो सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 डिग्री, फिर उससे कम 2 डिग्री, फिर उससे कम 1 डिग्री। मोर द डिलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मोर इज द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, जितना डिलोकलाइजेशन के लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए मिलेगा जगह, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इस प्रकार से 110 क्वेश्चन कर लिया हमने। अब 111 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।